हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा, एकदम पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो 9th क्लास चैप्टर साउंड का बेटा सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलमोस्ट बेटा 40-50% तक खत्म कर दिया था चैप्टर। आज कोशिश करेंगे पूरी कि सेकंड पार्ट में चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए। पिछले पार्ट में बेटा हमने साउंड का बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। साउंड जो है वो ट्रेवल करती है सिर्फ और सिर्फ मीडियम में, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती। वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करते हुए, वो सब हमने पढ़ा था। कुछ वेव की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटीज वगैरह। ठीक है, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखो, वेव की हमने वेलोसिटी पढ़ी थी कि वेव का कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है पर यूनिट टाइम में, वो वेलोसिटी थी। वेव की फॉर्मूला भी निकाला था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लैम्डा बाई टी या लैम्डा इनटू एफ, फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी निकाला था। अब बात करें बेटा, देखो वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, ये बात मान ली। पिछली वीडियो में ये बात मान ली थी हमने, वेव साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, मैकेनिकल वेव है, वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। चलो अब बात करें अगर मीडियम की, तो बेटा मीडियम भी तो हमारे पास 3 प्रकार के हैं भाई। सॉलिड एक मीडियम है, लिक्विड एक मीडियम है और गैस भी एक मीडियम है ना। मैं बोल रहा हूं, आप सामने मेरे बैठे हैं, सुन रहे हैं, बीच में हमारे क्या एयर है, एयर यानी गैसियस मीडियम है, तो साउंड ट्रेवल हो रही है। क्या लिक्विड में भी होती है? बिल्कुल होती है, लिक्विड भी तो एक मीडियम है। क्या सॉलिड में होती है? जी बेटा, सॉलिड में भी होती है। देखो साउंड कैसे ट्रेवल कर रही थी, पार्टिकल टू पार्टिकल। पार्टिकल डिस्टर्ब हुए, उसने अपनी एनर्जी आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करी, डिस्टरबेंस आगे बढ़ा, ही तो थी साउंड। अब सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, है ना। सॉलिड में तो पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं, और गैस पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। ऐसी कुछ कहानी तो हम पढ़ते हैं, मैटर में पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड गैस, एटम्स बहुत पास पास। तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो बहुत पास पास होते हैं, है ना। और पार्टिकल से तो साउंड ट्रेवल हो रही थी। पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे आगे। तो बेटा जब पार्टिकल्स ज्यादा हैं और बहुत पास पास हैं, तो एनर्जी ट्रांसफर भी तो बहुत तेज तेज होगी। तो साउंड में बेटा बहुत ही, सॉलिड में जो है, सॉलिड में साउंड जो है बहुत फास्ट ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, कोई भी सॉलिड लेना, सपोज आयरन की एक रॉड ले ली आपने, और उसका एक एंड अपने ईयर के पास लगाना, दूसरे एंड पे हैमर से आप उसको हैमर मारना दूसरे एंड पे, बहुत तेज ट्रेवल करती है, साउंड बहुत जल्दी से आएगी, फास्ट। साउंड सॉलिड में बेटा सबसे तेज ट्रेवल करती है अगर इन तीनों मीडियम की बात करें। यही 3 तो मीडियम होते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल पास पास तो साउंड तेज, लिक्विड के थोड़ा दूर, सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड के थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में साउंड स्लो ट्रेवल करती है, लेकिन एज कंपेयर टू गैस लिक्विड में बहुत तेज करती है ना। और गैस में सबसे स्लो, गैस में जो है सबसे स्लो है एज कंपेयर टू लिक्विड और एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से भी स्लो है, लिक्विड से भी स्लो है। बात समझ आई बेटा, बहुत इजी सी बात मैंने आपको बताई। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम 3 टाइप के हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में सबसे तेज ट्रेवल करती है साउंड, क्योंकि उसके पार्टिकल्स पास पास हैं, एनर्जी ट्रांसफर करने में ज्यादा वक्त लगना नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तो तेज ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। अगर लिक्विड की बात करें तो सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा तेज चलती है साउंड। और गैस की बात करें तो इन दोनों से बिल्कुल कम। सॉलिड लिक्विड से अगर कंपेयर करें तो गैस में, गैसियस स्टेट में साउंड की स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आई। छोटा छोटा सा एक एग्जांपल बता देता हूं भाई। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, और नॉर्मल अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें, जितना भी नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर है, लगभग एवरेज जो है, उसकी अगर हम बात करें तो एयर में जो साउंड की स्पीड है वो 344 मीटर पर सेकंड के आसपास है, अप्रोक्स 344 मीटर पर सेकंड, 344 मीटर एक सेकंड में कवर कर लेती है। तो बहुत तेज है गैस में बेटा। लिक्विड और सॉलिड में इससे भी तेज है,
इनके कंपैरिजन में तो गैस में तो बहुत स्लो है, ये बहुत तेज है, वैसे ऐसी बात नहीं है, इनके कंपैरिजन में स्लो है। सॉलिड की अगर बात करूं मैं बेटा, तो स्टील की रॉड आपने ली, एक तरफ से कान पे लगाई, दूसरी तरफ से हैमर से मारा। पता है स्टील में बेटा बहुत बहुत तेज साउंड ट्रेवल करती है। लगभग स्टील की अगर बात करें तो लगभग 5960 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है बेटा स्टील में। स्टील सॉलिड की अगर बात कर रहा हूं मैं, सॉलिड की, सॉलिड अगर लो, स्टील की रोड लो आप, स्टील की रोड से या स्टील मीडियम से अगर साउंड ट्रेवल करानी हो तो 5960 अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूं बेटा, एग्जैक्ट नहीं, लगभग रूम टेम्परेचर पे इतनी तेज चलती है साउंड स्टील में। और इससे भी तेज चलती है बेटा एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम की अगर बात करूं तो लगभग एल्यूमिनियम में 6340 मीटर पर सेकंड। बेटा किलोमीटर में करने के लिए 1000 से अगर डिवाइड करूं तो ये लगभग 6.34 किलोमीटर पर सेकंड, लगभग 6.5 किलोमीटर एक सेकंड में ट्रेवल कर लेगी। सॉलिड में बहुत तेज बेटा साउंड ट्रेवल करती है। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, सॉलिड में सबसे तेज करती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे कम। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे गैस में सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड में, और सबसे ज्यादा सॉलिड में ट्रेवल करती है साउंड। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, नोट कर लो इनको, चाहो तो बेसिक से एग्जाम्पल है, कोई पूछेगा नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, नोट कर लो। ठीक है बेटा, चलो ये हो गई मीडियम की बात कि सॉलिड में सबसे तेज होती है, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम, एयर में लगभग इतनी स्पीड होती है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे साउंड की। सॉलिड में आपने देख ली, और इन दोनों के बीच में एवरेज आता है लिक्विड का। लिक्विड में सॉलिड से स्लो होती है, गैस से फास्ट ट्रेवल करती है साउंड। चलो ये थी मीडियम की बात। अब एक चीज हमने पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी, याद करो, फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था, एक बार फिर से याद दिला देता हूं। एफ से डिनोट किया था या न्यू से, फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी था नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल पर सेकंड। पर सेकंड बोले तो एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव निकली किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट से एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव निकली, ये था फ्रीक्वेंसी। एफ से डिनोट किया था, फॉर्मूला भी था 1 टाइम पीरियड, है ना। तो बेटा फ्रीक्वेंसी के बेस पे हमने साउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ध्यान से समझना। आप यहां से चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। फ्रीक्वेंसी के बेस पर हमने साउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। इंफ्रासोनिक साउंड में, और दूसरी आती है ऑडिबल साउंड में, और तीसरी आती है बेटा अल्ट्रासोनिक साउंड। 3 कैटेगरी में बेटा फ्रीक्वेंसी के बेस पर, फ्रीक्वेंसी के बेस पर साउंड को 3 कैटेगरी मिली, एक तो इंफ्रासोनिक, एक ऑडिबल, एक अल्ट्रासोनिक। बहुत आसान है, ध्यान से समझना। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, अब 20 हर्ट्ज का मतलब, पिछली वीडियो देखी हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 20 हर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में 20 वेव का निकलना। 20 हर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में 20 वेव का निकलना। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट थी ना हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में 20 वेव। तो कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसकी, कोई ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, वो है बेटा इंफ्रासोनिक साउंड। बात समझ आई। अब दूसरी चीज, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेके और 20 किलो हर्ट्ज तक हो, ऐसी साउंड को बेटा ऑडिबल साउंड बोलते हैं। अब ये किलो हर्ट्ज क्या है, कुछ नहीं है बेटा, किलो याद करो, 10⁻³ 1000। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सिंपल वे में लिख के दिखाता हूं। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज
किलो का मतलब होता है 1000, 20 तो है K फॉर 1000। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है उनको हमने कैटेगराइज किया ऑडिबल साउंड में। इनका नाम ऑडिबल साउंड इसलिए है क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल हैं, हम इनको सुन सकते हैं नॉर्मली। इनको हम नहीं सुन सकते, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उनको हम सुन ही नहीं पाते। एग्जाम्पल बताऊंगा, भी चिंता मत करना। अब बात आती है अल्ट्रासोनिक साउंड की। नाम से समझ में आ रहा, अल्ट्रा, इससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। भाई ये जो रेंज है हमारी ऑडिबल साउंड की, इससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की, यानी ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज हो जाए, ऐसी साउंड वेव को अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। बात समझ आई? फ्रीक्वेंसी के बेस पे हमने 3 कैटेगरी बनाई। 20 से कम इंफ्रा, 20 से 20,000, 20 से 20,000 हर्ट्ज ऑडिबल। ऑडिबल नाम क्यों दिया गया? इसको हम सुन सकते हैं, ना इसको सुन सकते और ना ही अल्ट्रासोनिक को हम सुन सकते। बेटा नॉर्मल ह्यूमन ईयर से अल्ट्रासोनिक साउंड भी हम सुन नहीं सकते, सिर्फ ऑडिबल साउंड ही सुन सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर 20,000, 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा हो जाए तो वो साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है साउंड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी भूकंप जब आता है तो उससे जो फ्रीक्वेंसी बनती है साउंड। अब भूकंप आया तो वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन का मतलब ही क्या है? साउंड। वाइब्रेशन होने का मतलब साउंड। अब अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, वाइब्रेशन हुई, तो जो साउंड प्रोड्यूस करता है अर्थक्वेक, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादातर जो है वो 20 हर्ट्ज से कम ही रहती है। अब 20 हर्ट्ज से कम रहने का मतलब वो इंफ्रासोनिक साउंड है, और इंफ्रासोनिक साउंड को हम नॉर्मल ह्यूमन ईयर से सुन नहीं सकते, इसलिए हमें अर्थक्वेक की आवाज नहीं आती। एग्जाम्पल समझ आया? चलो ऑडिबल साउंड का एग्जाम्पल देखते हैं। ऑडिबल साउंड का एग्जाम्पल है नॉर्मल ह्यूमन वॉइस। भाई ह्यूमन वॉइस जो है हमारी, नॉर्मल ह्यूमन वॉइस जो है हमारी, वो ऑडिबल साउंड है। उसकी फ्रीक्वेंसी इसके बीच में लाई करती है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हो ना? सुन पा रहे हो तो ऑडिबल है। ऑडिबल है तो यही फ्रीक्वेंसी होगी। चलो अल्ट्रासोनिक का एग्जांपल। अल्ट्रासोनिक का एग्जांपल है बेटा बैट। बैट क्रिकेट वाला बैट नहीं, चमगादड़ है ना, देखा? चमगादड़ रात में घूमते रहते हैं, वही वाला बैट। ये बैट है चमगादड़। बैट जो है, बैट बेटा अभी इसकी पूरी प्रोग्रामिंग में समझाऊंगा, बैट कैसे कैसे वर्क करता है, इसकी पूरी प्रोग्रामिंग समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो एग्जांपल में कि बैट जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम नहीं सुन सकते। अल्ट्रासोनिक साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है, ऑडिबल नहीं है वो हमारे लिए, सुन नहीं सकते। तो फिलहाल एग्जांपल याद रखो बैट। इसकी अभी प्रोग्रामिंग समझाता हूं मैं, क्या मैटर क्या है इसका। बैट जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है। क्यों करता है, क्या करता है, अभी समझाता हूं, इतना नोट कर लो पहले फटाफट से, फटाफट छाप लो। तो ये फ्रीक्वेंसी के बेस पे हमने 3 कैटेगरी बनाई, तीनों के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अल्ट्रासोनिक का जो एग्जाम्पल है बैट, इसको समझाता हूं, इसका यूज है बहुत बढ़िया, क्योंकि इसको हम आगे मेडिकल वगैरह में, सोनार वगैरह में यूज करेंगे, सारी चीजें अभी बताऊंगा। अब थोड़ी देर जो है हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड ही चलेगा। चलो रफ कर दें, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ये बैट का क्या है खेल, कैसे वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। देखो है क्या, मैटर क्या है, मैटर ये है कि जो बैट है ना हमारा, चमगादड़ जिसको हम बोलते हैं, ये बैट जो है बेटा रात के समय में जब ये निकलता है शिकार विकार पे, तो इसको जो है दिखता नहीं है ठीक से, आप ये समझ लो। इसको समझो अंधा, ये अंधा है, रात के समय में इसको कुछ दिख नहीं रहा। अब ये कैसे कैटेगराइज करेगा मेरे सामने क्या है, किसका मुझे शिकार करना है, कहां दीवार है, मैं दीवार से टकराऊंगा या नहीं टकराऊंगा, ये सारा प्रोसीजर चलेगा बेटा अल्ट्रासोनिक साउंड से। देखो होता क्या है, होता ये है कि सपोज बैट है, बैट बनाता हूं पहले एक, है ना, ऐसा कुछ करके बैट होगा।
है ना। सपोज ये है हमारा बैट, बैट जो है अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, बहुत तगड़ी अल्ट्रासोनिक साउंड बनाता है। अब इस साउंड से फायदा क्या होने वाला है इसका? सपोज यहां कोई इंसेक्ट है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसेक्ट है जिसका इसको क्या करना है? शिकार करना है, खाना है इसको, है ना, शिकार करना है। अब ये क्या करेगा? अल्ट्रासोनिक साउंड भेज रहा है, अल्ट्रासोनिक साउंड जाएगी, है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आएगी, जिससे इस डिस्टेंस का पता लगा लेता है कि इतनी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मेरा शिकार है। या सपोज कोई दीवार है, यहां कोई वॉल है जिससे इसे बचना है ना, रात को चलता रहता है, टकराता थोड़ी ना है। इसका बेटा कैलकुलेशन बहुत तेज है, इसकी कैलकुलेशन बहुत तेज है कि ऑब्जेक्ट जो मेरे सामने है वो कितनी डिस्टेंस पर है। अल्ट्रासोनिक साउंड जाएगी, रिफ्लेक्ट होके आएगी, उसको कैच करेगा, कैलकुलेट करेगा कितनी डिस्टेंस पर है। बेटा बहुत फास्ट प्रोग्रामिंग है इसकी, नेचुरली, है ना। अब सपोज कोई वॉल, इसके सामने कोई दीवार आ गई, वॉल आ गई, क्या होगा? अल्ट्रासोनिक साउंड भेज रहा है, अल्ट्रासोनिक साउंड जाएगी, वॉल से टकराएगी, वापस आएगी। अभी जो अल्ट्रासोनिक साउंड है बेटा, देखो हर जगह की ये अपने मन में एक इमेज बना रहा है कि यहां कुछ ऐसा है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है इंसेक्ट जैसा, यहां दीवार है। किससे? अल्ट्रासोनिक साउंड से। ये है बेटा बैट की प्रोग्रामिंग, नेचुरल प्रोग्रामिंग है ना। बैट क्या है? बैट है ना, बैट तो एक लिविंग है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नेचुरल है, नेचर ने बनाया है। वो क्या बढ़िया प्रोग्रामिंग की है। अल्ट्रासोनिक साउंड निकाल रहा है, सामने ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, वो वापस आ रही है, उसकी एक मनगढ़ंत कहानी, इमेज ही अपने मन में बना रहा है, पूरी तगड़ी कैलकुलेशन के साथ। चूक नहीं होती इससे, ऐसे नहीं दीवार में ठुक जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन। बात समझ आई? ये है अल्ट्रासोनिक साउंड का एग्जाम्पल। अब इसको देख के अल्ट्रासोनिक साउंड के बहुत सारे यूजेस जो हैं हम करते हैं, है ना। ये कहानी समझ आई बैट वाली? चलो, इसके अलावा जो अल्ट्रासोनिक साउंड के कुछ यूजेस हैं, एक तो ये यूज हो गया, बैट तो करता ही है नेचुरली यूज। और भी कुछ यूजेस हैं जो हमने मैन मेड हम यूज करते हैं उनको, यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड के यूजेस। पहला यूज तो यही हो गया, नेचुरल यूज है। तो नेचुरली कौन यूज करता है बेटा? नेचुरली इसको बैट यूज करता है, ये तो आपने पढ़ ही लिया। दूसरा, अल्ट्रासोनिक साउंड से बेटा हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, और उन मशीन्स में बीच में कुछ खराबी आ गई है, वो हम अल्ट्रासोनिक साउंड से चेक कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट क्रैक्स और एनी डिस्टरबेंस बिटवीन या इन द मशीन्स, इन द हैवी मशीन्स। हैवी मशीन्स में बीच में कोई क्रैक तो नहीं आ गया, बीच में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, मशीन खराब हो गई है, क्यों हुई है, बीच में ऐसा क्या हुआ है, ये सब हम चेक करेंगे बेटा अल्ट्रासोनिक साउंड से। देखो बहुत घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है, ध्यान से समझना। ये हमारे पास कोई हैवी मशीन है, ये है हमारे पास हैवी मशीन, एक बहुत ही हैवी मशीन है, खराब हो गई है, बीच में इसके कुछ दिक्कत आ गई है। अब कैसे चेक करें? देखो बहुत आसान है, अल्ट्रासोनिक साउंड से हम इस चीज को चेक करते हैं। देखो करते क्या है, मशीन के इधर एक लगाते हैं हम ट्रांसमीटर। क्या लगाते हैं? ट्रांसमीटर। इस ट्रांसमीटर का काम है अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करना। ये उस मशीन के अंदर क्या कर देगा? अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर देगा। अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। अब मशीन के इधर हम एक पार्ट लगाएंगे, दैट इज रिसीवर। इधर हम लगाएंगे रिसीवर। रिसीवर का काम है रिसीव करना, ट्रांसमीटर का काम है ट्रांसमिट करना। नाम से ही समझ में आ रहा है, घबराना मत। ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर अल्ट्रासोनिक साउंड को रिसीव करेगा। अब देखो सपोज इस मशीन में यहां कोई खराबी आई है, ये जो मैं डार्क सर्कल बना रहा हूं ना, यहां सपोज कोई क्रैक आ गया है या कुछ गड़बड़ हो गई है, यहां कुछ खराबी आ गई है।
पूरी सॉलिड की मशीन है, लोहे की बनी हुई, अंदर से चेक कर रहे हैं उसको, है ना। अब यहां कुछ खराबी आ गई, यहां से अल्ट्रासोनिक साउंड निकली, इसने रिसीव कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से निकली, रिसीव कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से निकली, रिसीव कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इस क्रैक पे आएगी, यहां जहां खराबी आई है, जब अल्ट्रासोनिक साउंड इस पे आएगी, क्या पता आगे ना जाए, क्या पता इधर रिफ्लेक्ट हो जाए, क्या पता ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाए, क्या पता इसका पाथ कुछ ऐसा चेंज हो जाए, तो रिसीवर उस चीज को नोटिस कर लेगा, और उस चीज को नोटिस कर लेगा तो उस एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग जाएगा कि कहां एक खराबी आई है। ये था बेटा अल्ट्रासोनिक साउंड का एक यूज। ठीक है बेटा, आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नोट कर लो इस चीज को फटाफट, अगला यूज बताता हूं, फिर जल्दी नोट करो। चलो हो गया, आगे देखो, रफ कर दें। बैट में यूज कर लिया, और बड़ी बड़ी मशीन्स में बीच में जो खराबी आ गई है उसको अल्ट्रासोनिक साउंड से चेक कर लिया। चलो, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा बेटा ये कर सकते हैं, तीसरा यूज अगर मैं आपको बताऊं, तीसरा यूज बेटा इसका मेडिकल में बहुत यूज है। मेडिकल में अल्ट्रासोनिक साउंड का बहुत यूज है, जिसको आप अल्ट्रासाउंड भी बोलते हो ना। अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं, पेट में पथरी हो गई, पेट में स्टोन है, या पेट में दर्द है, डॉक्टर ने लिखा अल्ट्रासाउंड करवाओ, या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, भाई कुछ दिक्कत तो नहीं है, बेबी ठीक है या नहीं है, ये है वो है ना। वही है बेटा, अल्ट्रासोनिक साउंड का जो यूज है वो एक यूज है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड है ना, इसको अल्ट्रासोनोग्राफी भी बोलते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर वगैरह लिखते हैं। इसमें क्या होता है, देखो कोई भी पर्सन है, ये उसका स्टमक है, ऐसी बना रहा हूं मैं जस्ट, है ना, ये स्टमक है किसी भी पर्सन का, और इसमें कुछ, या तो सपोज प्रेग्नेंट लेडी है, हमें बेबी चेक करना है, ठीक है या नहीं है, कैसा है, या हम ये कह दें कि स्टमक में कोई स्टोन है, उसलिए अल्ट्रासाउंड लिखा है, वो चेक करना है। तो होता क्या है, इस अल्ट्रासोनिक साउंड हम, यहां भी हमने क्या लगाया, ट्रांसमीटर लगा देते हैं, ट्रांसमीटर की हेल्प से अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं स्टमक के अंदर। तो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करने से जिस भी चीज को हम अंदर चेक करना चाह रहे हैं, सपोज यहां कोई स्टोन है, स्टमक के अंदर कोई स्टोन है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, यहां वाली सीधी निकल जाएगी, यहां वाली सीधी निकल जाएगी, जो स्टोन पे जा रही है वो टकरा के बेटा वापस जाएगी, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस पूरी चीज से एक मनगढ़ंत सी एक इमेज सी कुछ हमें निकल के आएगी इस प्रोसीजर को करने में। अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प से एक इमेज निकल के आएगी, अप्रोक्स इमेज जिसको हम बोलेंगे, अप्रोक्स इमेज। एग्जैक्ट तो नहीं आती, एग्जैक्ट तो पता नहीं चलता, लेकिन एक अप्रोक्स इमेज निकल के आ जाती है कि अंदर मामला है क्या। इसी चीज को बेटा अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प से हमने अंदर का इन्वेस्टिगेशन किया है, दैट इज अल्ट्रासाउंड। बहुत इजी सा यूज है, कोई दिक्कत? चलो नोट कर लो इसको भी। बाकी इनकी थ्योरीज बुक में आपको मिल जाएंगी, वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है कंसेप्ट को समझना कि यूज क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ना। चलो, अल्ट्रासाउंड में हमने यूज देख लिया अल्ट्रासोनिक साउंड का, बैट यूज करता है नेचुरली, वो देख लिया। हैवी मशीन्स में बीच में जो दिक्कतें आ गई हैं वो देख ली। फोर्थ यूज देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला यूज जो मैं बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, जिसका नाम है सोनार। सोनार, पहले इसकी फुल फॉर्म बताता हूं फिर समझाऊंगा आराम से। सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। देखो बेटा, अब जरा छोटा सा एग्जांपल मेरा सुनना। हम यहां हैं, हमें कहीं भी जाना है, दिल्ली जाना है, आसपास नोएडा जाना है, किसी भी जगह हमें जाना है, और वहां का हमें रास्ता पता नहीं है, लोकेशन पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपने फोन में फटाफट मैप में डालते हैं, लोकेशन आ जाती है। अब कहानी आती है, हम कहीं जा रहे हैं शिप से, शिप है या सबमरीन है, बड़े बड़े से शिप हैं,
वहां तो नेटवर्क वेटवर्क चलेगा नहीं, वहां तो कोई पाथ होता नहीं है भाई। हमारे फोन में जो गूगल मैप है वो रोड ही तो दिखाता है, ये रोड जा रही है, वो रोड जा रही है, यहां से चले जाओ वहां से। पानी में क्या होगा? पानी में काम आता है सोनार, साउंड नेविगेशन। देखो नेविगेशन वर्ड आया ना, नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ये नेविगेट करता है जब हम शिप से या सबमरीन से ट्रेवल कर रहे होते हैं पानी के अंदर, पानी के ऊपर, तब सोनार काम आता है। ये सोनार बेटा, सोनार लगा होता है शिप्स में। यहां लिखा देखो, शिप्स में या सबमरीन में जो भी हम यूज कर रहे हैं, जिसमें भी हम जा रहे हैं या कोई भी जा रहा है, जितने भी शिप हैं, सबमरीन है, सब में लगा होता है सोनार। टाइटैनिक में सोनार नहीं था, वो डूब गया, वो डूब गया है ना। देखो पहले समझो इसकी वर्किंग होता क्या है। देखो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, इतनी बात तो समझ आ गई कि सोनार से हम जो है वो मैप निकालेंगे। मैप जैसे हमारा यहाँ रोड का मैप है, जो हमारे गूगल मैप होते हैं, ऐसी पानी वाला मैप है, पानी में शिप्स वगैरह में हम यूज कर रहे हैं मैप। देखो सोनार करता क्या है, पहले इसकी वर्किंग समझो। सपोज ये है हमारा वाटर, है ना, ये वाटर है और यहां तक इसकी सपोज डेप्थ है, ये है वाटर की डेप्थ। अब देखो कहीं पर हम अगर जा रहे हैं शिप की हेल्प से, ये हमारा हो गया शिप, है ना, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, समझ जाना, ये शिप विप है ना, नाव है, अपना शिप है, और शिप से हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी डेप्थ है, इतनी पानी की गहराई है। देखो बेटा, जब तक गहराई ना पता हो, डेप्थ वेप्थ ना पता हो, या आगे कोई पत्थर वगैरह तो नहीं आ रहा, या अंदर पानी में कोई पत्थर वगैरह तो नहीं आ रहा, ये सब अगर ना पता हो तो बेटा ट्रेवलिंग बहुत फिर मुश्किल है ना। ट्रेवलिंग जब हम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कितनी गहराई है, कितनी दूर बाद कोई पानी के अंदर कोई टापू वगैरह, कोई पत्थर आने वाला है, कोई बड़ा सा स्टोन आने वाला, चट्टान, जिससे हम टकरा ना जाएं, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। ये सब काम करेगा सोनार, नेविगेशन प्रोवाइड करेगा, है ना। देखो करेगा क्या, सोनार के अंदर भी यहां दो चीजें लगी होंगी, ट्रांसमीटर और रिसीवर। सोनार इसी को बोलते हैं। सोनार लगा हुआ है शिप के अंदर या सबमरीन के अंदर, सबमरीन पानी के अंदर ट्रेवल करें, वो बाद की बात है, सेम चीजें हैं दोनों। उसमें लगा सोनार, सोनार के अंदर ट्रांसमीटर है और रिसीवर है। सपोज यहां कोई ऑब्जेक्ट है, पानी के अंदर यहां कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ा सा टापू, कोई बड़ा सा पत्थर है, स्टोन है। ट्रांसमीटर का काम है क्या? ट्रांसमीटर का काम है, अभी तो पढ़ा, 2-3 टॉपिक हो गए बेटा। ट्रांसमीटर का काम है अल्ट्रासोनिक साउंड को ट्रांसमिट करना। ये फटाक से अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रांसमिट करेगा, जो कि इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होगी वापस, और रिसीवर उसको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। ट्रांसमीटर का काम ट्रांसमिट करना, रिसीवर का काम रिसीव करना। रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया, तो हमें यहां से बेटा इसकी वेलोसिटी पता थी, है ना, टाइम हमने देख लिया कितना टाइम इसको रिफ्लेक्ट बैक होने में लगा, तो हमें यहां से यहां तक की बेटा डिस्टेंस मिल गई। चाहिए क्या था, यही तो चाहिए था। शिप से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, ये तो चाहिए था। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। या सपोज यहां पानी में कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रांसमीटर ने वेव ट्रांसमिट करी अल्ट्रासोनिक साउंड, और वापस से रिसीवर ने रिसीव कर ली, तो बेटा ये डिस्टेंस मिल गई ना, पता चल गया ना ये स्टोन कितनी दूर है, तो हम अपना शिप वहां से घुमा लेंगे। बात समझ आई ना। नेविगेशन प्रोवाइड करता है सोनार। सोनार के अंदर ट्रांसमीटर है जो अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रांसमिट करेगा, और रिसीवर है जो रिसीव करेगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, जिससे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, आराम से निकाल लेंगे मोशन के फॉर्मूले से। और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने वेव का बनाया ही था, वहां से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। तो ये होता है बेटा सोनार। अब ऐसे ही सपोज पानी में कोई हमारी सबमरीन चल रही है, आगे कुछ आने वाला है या नीचे कोई पत्थर है, तो क्या होगा, साउंड वेव जो हमारी अल्ट्रासोनिक साउंड है वो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, जिससे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। कहानी बहुत आसान है ना। समझ आया बेटा सोनार? चलो इसको नोट कर लो, इसकी थ्योरी वगैरह बुक में मिल जाएगी, नोट कर लेना। जो कहानी मैंने आपको सुनाई है बस यही लैंग्वेज में लिखनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कंसेप्ट समझ आना चाहिए, बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए। चलो नोट कर लो इसको फटाफट से। चलो हो गया बेटा नोट। चलो ये थी बेटा अल्ट्रासोनिक साउंड की कुछ यूजेस हमने पढ़े कि अल्ट्रासोनिक साउंड कहां कहां यूज होती है। आगे देखो, आगे बेटा एक छोटा सा टॉपिक हमारा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम बार बार इन टॉपिक्स में रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे। साउंड जाएगी, टकरा के वापस आएगी, है ना। इस फिनोमिना को आप पढ़ लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो बेटा जैसे हमारी लाइट रे होती है, लाइट आई किसी भी मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है ना। तो लाइट को एक पॉलिश्ड सरफेस चाहिए, एक पेंटेड सरफेस चाहिए जिससे वो पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको सरफेस पेंटेड है या नहीं है, पॉलिश है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। साउंड किसी भी ऑब्स्टेकल से, कोई भी हमारे पास ऑब्स्टेकल है, रुकावट है, किसी भी ऑब्स्टेकल से साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जैसे ये साउंड वेव आई सपोज, है ना, ये साउंड वेव आई, तो ये साउंड वेव इस ऑब्स्टेकल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव या द रिफ्लेक्ट बैक ऑफ साउंड वेव, रिफ्लेक्शन बैक ऑफ साउंड वेव इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड वेव का किसी भी ऑब्स्टेकल से बेटा टकरा के वापस आना, साउंड वेव का, ये क्या है हमारी साउंड वेव। साउंड वेव का किसी भी ऑब्स्टेकल से टकरा कर वापस आ जाना, इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव थ्रू एनी ऑब्स्टेकल इज दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे लाइट हमारी की टकरा के वापस आती है पॉलिश सरफेस से, ऐसी साउंड भी टकरा के वापस आती है। इसको पॉलिश सरफेस भी नहीं चाहिए, किसी भी ऑब्स्टेकल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। बात समझ आई। इसके अलावा देखो ये साउंड वेव जो है ये हमारी इंसिडेंट वेव है, इसको हम इंसिडेंट वेव बोलते हैं क्योंकि इंसिडेंट हो रही है ऑब्स्टेकल पे, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है तो इसको रिफ्लेक्टेड वेव बोलते हैं। रिफ्लेक्ट होके आई है, रिफ्लेक्टेड वेव, है ना। इसके अलावा देखो जिस भी ऑब्स्टेकल से टकरा कर वापस आई है, इस पॉइंट को जहां से टकरा के आई है, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। और इंसिडेंट पॉइंट पर हमेशा एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इंसिडेंट पॉइंट पर हमेशा एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जिस भी प्लेन से, जिस भी सरफेस से साउंड वेव या लाइट वेव, दोनों के लिए है ये फिनोमिना। साउंड वेव जिस भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो हमारी इंसिडेंट वेव है वो नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल आई, इंसिडेंस एंगल। और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल आर। ये सब आपने 7th क्लास 8th क्लास में लाइट के लिए पढ़ा होगा कि लाइट आती है, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उस एंगल को इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। बिल्कुल सेम फिनोमिना साउंड के लिए भी है बेटा। जितने एंगल से साउंड आई है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होके जाती है तो एकदम शार्प साउंड मिलती है। सपोज 30 डिग्री एंगल से, नॉर्मल से 30 डिग्री पे साउंड वेव आई है और 30 डिग्री रिफ्लेक्शन पे अगर हम चेक करें तो हमें एकदम बढ़िया शार्प साउंड मिलती है। ऐसा नहीं है कि 60, 70 या 90 पे नहीं मिल रही होगी वहां भी, लेकिन एज कंपेयर टू 30 बहुत कम होगी। सबसे अच्छी जो साउंड मिलेगी वो उतने ही एंगल पे मिलेगी जितने एंगल से वो आई थी नॉर्मल से। ये लाइट में भी था, लाइट में मिरर था, लाइट रे आई, नॉर्मल ड्रॉ किया, रिफ्लेक्ट हो गई, एंगल आई, एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं। जितने एंगल से आती है उतने एंगल से जाती है, एंगल आई एंगल आर इक्वल होते हैं। लाइट रे में भी कुछ ऐसी कहानी थी, 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ी होगी। वही सेम कहानी बेटा साउंड के लिए। साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट करती है, किसी भी सरफेस से साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट करती है और सेम एंगल पे बहुत बढ़िया साउंड मिलती है ना। तो जो जैसे लाइट के हमारे लॉ थे ना, एंगल आई एंगल आर इक्वल होते हैं, ऐसे साउंड के भी सेम लॉ है, एंगल आई एंगल आर इक्वल होते हैं। ये था बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फटाफट से इसको नोट कर लो आप।
चल इसके बाद पढ़ते हैं बेटा, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रिफ्लेक्शन के अंदर ही पढ़ते हैं हम, इको, एको, एको, इको, कोई इको बोलता है, कोई एको बोलता है, वैसे एको होता है ECHO, एको, है ना, एको, आवाज गूंजना, समझ गए आप, वो ये एको। देखो हम बोल रहे हैं यहां से, सपोज कोई सोर्स है, कोई सोर्स है, मैं हूं या आप हैं या डीजे लगा हुआ है, कोई भी सोर्स है जो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है ना, साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, और सामने कोई वॉल है, कोई ऑब्स्टेकल है। साउंड वेव का जाके और टकरा के वापस आना, इस फिनोमिना को इको बोलते हैं। हालांकि यही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड था, यही इको है, कोई घबराने वाली बात है नहीं। साउंड का जिस सोर्स से साउंड निकली है, उस सोर्स से साउंड का टकरा के सोर्स तक वापस आना, इस फिनोमिना को एको बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही एको है, घबराना मत। जैसे मैं बोल रहा हूं, सामने मेरे वॉल है, मैं बोला, वॉल से मेरी साउंड टकरा के वापस आई, है ना, इस फिनोमिना को एको बोलते हैं। तभी तो मैं कहता हूं आवाज मेरी गूंज रही है, आवाज मेरी गूंज रही है, यही तो एको है, एको को कहती है गूंजना। मेरी आवाज वॉल से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, यही तो एको है। अब एको के बेटा कुछ रूल्स हैं, देखो, जैसे देखो हमारी साउंड टकरा के हमारे पास तक वापस आना, बात को ध्यान से समझना, इस बात को जो बात मैं बताने वाला हूं। देखो जो हमारी साउंड है वो किसी वॉल से टकरा के वापस आ रही है, अगर वो सेकंड के 10वें हिस्से से पहले आती है, ध्यान से सुनना इस बात को, 1/10th टाइम ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अगर 10वें हिस्से से पहले अगर वो साउंड वापस आ रही है तो वो एको नहीं है, एको नहीं है, एको नहीं मानी जाती। बेटा देखो मैं बोल रहा हूं, सेकंड के 10वें हिस्से से पहले वो टकरा के वापस आ गई, तो मुझे एको 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 का पता ही नहीं चलेगा, तो वो साउंड मेरे ओरिजिनल साउंड के साथ ही मिल गई, पता ही नहीं चला एको हुई या नहीं हुई। लेकिन अगर ये साउंड टकरा के सेकंड के 10वें हिस्से के बाद, मिनिमम इतना टाइम होना चाहिए उसको रिफ्लेक्ट होने में, अगर साउंड वेव सेकंड के 1/10th पार्ट या उससे ज्यादा टाइम में वापस आती है, तो हमें लगता है एको है। एको होने का ये फिनोमिना है, मस्ट है ये चीज। एको होने के लिए बेटा ये चीज जो है वो मस्ट है कि जो हमारी साउंड है, जो हमने साउंड प्रोड्यूस करी है, वो वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस होने में लगभग 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, इतना टाइम जरूर ले, तभी हम उसको एको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि हाँ एको हुआ है। अगर इस टाइम से पहले आ जा रही है, अगर 1/10th टाइम ऑफ 1 सेकंड से पहले आ जा रही है, इतने टाइम से पहले आ जा रही है, तो एको नहीं है, हमें पता ही नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा हमने बोला वही है बस जो बोला, वापस आई पता नहीं चला। वापस आने का तभी पता चलेगा अगर वो इतना टाइम ले, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, 1/10th ऑफ 1 सेकंड, 1 सेकंड का अगर वो इतना हिस्सा ले तो ही एको है, ये एको का फिनोमिना है बेटा। बात समझ आई? तो इतने टाइम में, और नॉर्मल देखो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, ध्यान से समझना, रूम टेम्परेचर की अगर बात करें और एयर की बात करें, मैं बोल रहा हूं आप सामने बैठे तो एयर ही है ना बीच में, तो मैंने क्या बताई थी, स्पीड लगभग 344 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये तो हमारे पास वेलोसिटी है, ये हमारे पास टाइम है, तो हम निकाल सकते हैं ना कि हमें मिनिमम कितनी डिस्टेंस चाहिए जिससे हम एको को सुन सकते हैं। बात समझ आई? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां से डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालें, देखो सपोज ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डी है, तो डी तो जाना और डी ही वापस आना, तो टोटल डिस्टेंस 2d हो जाती है। डी जो हो जाता है वो 2d के इक्वल हो जाता है। बात को ध्यान से समझो, फिर से समझो, यहां से सोर्स से साउंड निकली, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया दीवार तक, वॉल तक पहुंचने का, वो डी है। अब वॉल से टकरा के वापस भी तो आएगी। बात समझ आई? तो डिस्टेंस जो हो गई, डिस्टेंस वो 2d के बराबर हो गई, डी जाना और डी वापस आना। तो यहां अगर हम पुट करें, वेलोसिटी हमारी कितनी है, 344 इज इक्वल्स टू 2d अपॉन टी की वैल्यू 1/10, 10 ऊपर आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 10 × 2,
20, d इज इक्वल्स टू 344, d इज इक्वल्स टू 344/20, ये हो जाएगा आपका लगभग 17.2 मीटर। बिल्कुल मत घबराना इस चीज से, मैं ये बात बता रहा हूं आपको कि सोर्स से रिफ्लेक्ट होकर वापस सोर्स तक आने में मिनिमम इतना डिस्टेंस चाहिए अगर हमें इको सुननी है तो, एको को रिकॉग्नाइज करना है तो। इको एको कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर लो, है ना, घबराओ मत। सोर्स से वॉल तक गई, वॉल से टकरा के फिर वापस आई, तो डिस्टेंस जो हुआ वो 2d हो गया। सपोज ये डिस्टेंस अगर हम d ले रहे हैं तो वो 2d हो गया, है ना। यहां से हमने डिस्टेंस निकाल लिया 17.2, क्योंकि मिनिमम इतना टाइम तो एको के लिए चाहिए ही चाहिए। एको को अगर रिकॉग्नाइज करना है तो इतने टाइम में तो वो रिफ्लेक्ट होके आनी चाहिए। इससे जल्दी अगर आ रही है तो एको का पता नहीं चलेगा, तो हमारे साउंड के साथ साथ ही हो गई, पता ही नहीं चला। मिनिमम इतना टाइम चाहिए, तो ये टाइम हमने रख दिया। वेलोसिटी हमें अप्रॉक्स पता थी एयर में कितनी होती है, वो पुट कर दी मोशन के जनरल से फॉर्मूले में, तो यहां से डिस्टेंस आ गया 17.2। यानी कि अगर सोर्स से 17.2 मीटर दूर हम हैं तो ही एको को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है नॉर्मल इस वेलोसिटी पर। बात समझ आई? ये था एको और एको की कुछ कैलकुलेशन। ध्यान रखो फिर से, 1/10 ऑफ 1 सेकेंड इतना टाइम अगर लगाओगे तो ही एको रिकॉग्नाइज होगा, इससे पहले अगर आ रही है तो वो एको नहीं है। चलो नोट कर लो इस चीज को फटाफट से। हो गया नोट? चलो इसी में बता देता हूं। इसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है, रेवर्बिरेशन। रेवर्बिरेशन होता है बेटा रिपीटेशन ऑफ इको। अब इको तो सोर्स से वॉल तक गई, टकरा के सोर्स तक वापस आ गई, ये इको था। और अगर ये बार बार हो, यानी कुछ ऐसा हो, सपोज ये एक वॉल है, यहां सोर्स है, कोई सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हुई और यहां आप बैठे हो, यहां ऑब्जेक्ट है, आप सुन रहे हो। सोर्स से एक तो डायरेक्ट आपके पास चली गई, इस वॉल से टकराई, यहां गई, ये गई, इस वॉल से निकली, यहां टकराई, यहां गई। तो ये बार बार जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना साउंड का, बार बार रिफ्लेक्शन होना, इसको रेवर्बिरेशन बोलते हैं। और ये बहुत बेटा दिक्कत देता है हमें। रेवर्बिरेशन जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। अब होता क्या है, देखो सपोज आप मूवी देखने गए हो कहीं, रेवर्बिरेशन को कैसे कम किया जाए? अब रेवर्बिरेशन अगर होगा तो हमें एक ही आवाज बार बार आ रही है, भाई यहां सोर्स ने कुछ बोला और वो बार बार रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आ रहा है, ये तो रिवर्बिरेशन है ना। ये सब आपको हिल स्टेशन में भी देखने को मिल जाएगा। या आप सिंपल खाली रूम में है, किसी बड़े रूम में है और आप एक चीज बोलो बहुत तेज से, राम, तो बार बार आता है ना, राम 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 राम, ऐसे करके बार बार रिपीट होता है, ये तो रेवर्बिरेशन है। लेकिन बोला तो एक बार, सोर्स एक बार साउंड प्रोड्यूस करेगा और वो बार बार अगर रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही है, सोर्स ने दोबारा नहीं बोला, सोर्स ने एक बार साउंड प्रोड्यूस की और वो बार बार रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही है, दैट फिनोमिना इज रेवर्बिरेशन। अब ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। आप मूवी देखने गए हो और वहां रेवर्बिरेशन हो रहा है, तो मूवी समझ में कहां आएगी? तो इस चीज से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो, एक तो सीलिंग जो है अपना जो फ्लोर है, उसकी जो सीलिंग है, छत है, उसको कर्व्ड बनाया जाए। यहां मैंने स्ट्रेट बनाई थी, टकरा के रेवर्बिरेशन हो रहा था। अब मैंने कर्व्ड बनाई, साउंड जो है रिफ्लेक्ट हुई, सीधा आपके पास गई। यहां ऑब्जेक्ट है, यहां से सोर्स प्रोड्यूस हो रही है, सपोज यहां से गई, टकराई और आपके पास गई। पहले क्या था? पहले स्ट्रेट लाइन थी, टकरा के दूसरी वॉल पे, फिर इस वॉल पे, फिर इस वॉल पे, फिर यहां ऐसे जा रही थी, बार बार रेवर्बिरेशन हो रहा था। अब एक ही बार में आपके पास जा रही है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, सिनेमा हॉल वगैरह में आपने देखा होगा बेटा, सिनेमा हॉल वगैरह में आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ होता है। देखो सामने ऐसे स्क्रीन लगी है ना, स्क्रीन लगी है, ये आपका सिनेमा हॉल है ना, ऊपर से एकदम कर्व्ड सीलिंग होगी। एक तो ये फिनोमिना हो गया। इसके अलावा आपने देखा होगा वहां स्टेप्स बने होते हैं, ऐसे कुछ स्टेप्स बने होते हैं जिन पे आपकी चेयर्स लगी हुई हैं जहां आप बैठते हो, है ना, ऐसा कुछ होता है ना, सिनेमा हॉल में ऐसा कुछ होता है।
इससे भी बेटा रेवर्बरेशन से बचा जा सकता है। देखो अब यहां से सपोज यहां स्पीकर लगे हुए हैं स्क्रीन के आसपास, यहां से साउंड निकली आपके पास चली गई, ऊपर सीलिंग है सीलिंग से टकराई तब भी आपके पास चली गई, तो बार बार जो है रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रही। अब सपोज यही खाली होता, स्टेप ना होते, यहाँ स्पीकर लगे हुए हैं, यहाँ टकराएगी यहाँ टकराएगी यहाँ टकराएगी तब आपके पास जाएगी, कोई यहाँ टकराएगी यहाँ टकराएगी वो अलग टाइम पे आपके पास पहुंचेगी, कोई यहाँ टकराएगी वो अलग टाइम पे आपके पास पहुंचेगी। इस दिक्कत को खत्म कर दिया इन स्टेप्स ने। स्टेप्स बना सकते हैं, ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सीलिंग को कर्व कर दो ऐसे प्रिवेंट कर सकते हो, या और तरीका है कुछ साउंड प्रूफ मटेरियल्स आते हैं वो आप लगा दो, वॉल्स पे लगा दो, नीचे मैट पे लगा दो, जितनी भी वॉल है सीलिंग पे लगा दो, स्पीकर के आसपास लगा दो, कुछ साउंड प्रूफ यानी साउंड एब्जॉर्ब जो कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट ना करके साउंड को एब्जॉर्ब कर लें, ऐसे भी कुछ मटेरियल होते हैं उनको आप यूज कर सकते हो। ये भी एक प्रिवेंशन का तरीका है। समझ आई बेटा, इको रिवर्बरेशन और उससे कैसे बचा जा सकता है, ये फिनोमिना मैंने आपको बता दिया। फटाफट से इस कहानी को छाप लो, नोट कर लो। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा रेवर्बरेशन को हम कैसे बच सकते हैं, रेवर्बरेशन और एको से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं एंड करते हैं। अब आपका इस चैप्टर में थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक बची हैं साउंड की, लाउडनेस, पिच और ये सब वगैरह, क्वालिटी वगैरह, सॉफ्टनेस, लाउडनेस क्या होती है, और एक इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक बचा है ह्यूमन ईयर, जो हमारा ह्यूमन ईयर है इसकी वर्किंग बची है। ये दो चीजें बची हैं बेटा, उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवा देंगे। वीडियो ज्यादा है ना लेंदी हो जाएगी अगर हम इसी में अभी अगर मैं आज आपको ह्यूमन ईयर पढ़ा दूं तो थोड़ा लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में दो टॉपिक बचे हैं उनको कवर कर लेंगे और साउंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से और नोट्स बनाना इसके बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू।